हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन को जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन है वो कैसे कैसे इवॉल्व होकर हमारे पास आज का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसे डिफाइन करते हैं वो कैसे आया। हम इन इस इम्पॉर्टेंट केस लॉज के थ्रू एक स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे कि इनसे जो जजमेंट ड्राइव हुए उससे हमारा आज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना। ये मेरी एक पिछली वीडियो का सब्सिक्वेंट पार्ट है जो आर्टिकल 12, 13 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो है। इसमें मैंने और सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा पहला केस स्टडी जो कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1950 का है। हम जानते हैं कि जैसा कि हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लो कंडीशन में थी। तो उस वक्त जो है कि एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया और जो है कि उसके लिए सबके पास जो है कि लैंड होल्डिंग होनी चाहिए सबके पास। पर ऐसा उस वक्त नहीं था। उस वक्त क्या था कि कोई एक बड़ा जमींदार जिसके पास बड़ी बड़ी लैंड होती थी, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको फ्रेगमेंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट कर दिया है। मतलब अलग अलग लोगों को छोटे छोटे जमीन के पोर्शन देने लगे। इससे लैंडलॉर्ड्स को दिक्कत हुई। तो इसीलिए जो है कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म के थ्रू जो है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी थी। तो यहाँ पे एक शंकरी प्रसाद थे जो लैंडलॉर्ड थे, इनकी भी खूब सारी जमीन गई। तो इन्होंने इसको जो है कि पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया लैंड रिफॉर्म्स को, और पटना हाई कोर्ट ने इसको जो है कि इनवैलिडेट कर दिया। जब इनवैलिडेट किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस वक्त थी, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना आर्टिकल 379 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया, जो कि एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट अंटिल फर्स्ट पार्लियामेंट इज इलेक्टेड। मींस जो इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत हमारे पास गवर्नमेंट तो आई नहीं थी, पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट 1951 में थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा कि जो लैंड रिफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, उसको जो है कि पटना हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 379 आर्टिकल का यूज करके अपना पार्लियामेंट्री फंक्शन को परफॉर्म किया, और इस रिस्पॉन्स में जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में इंट्रोड्यूस किया हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दैट टाइम। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट जो है कि इंट्रोड्यूस किया, जिसने दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बात करता है आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B। मीन्स ये दो जो है कि सेक्शन जो है कि एड हुए, आर्टिकल 31A एंड B इन दी आर्टिकल 31। और ये क्या कहता है, आर्टिकल 31 ये कहता है कि इंसुलेटेड लैंड रिफॉर्म फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मीन्स जो भी लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट कर रही है उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा वो। देन अगला आर्टिकल जो इन्होंने इंसर्ट किया था 31B, वो क्या करता है, उन्होंने एक जो है कि नया शेड्यूल एंटर कर दिया, दैट इज 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, स्पेसिफिकली लैंड रिफॉर्म्स के बारे में एंड लॉज रिलेटेड, जो लॉज है, लॉज इंसुलेटेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जिसको जो है कि हमारा जो 9 शेड्यूल है इसे ब्लैक होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ब्लैक होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब तक की स्टोरी में हमने जान लिया कि शंकरी प्रसाद जी के लैंड चले गए थे, इन्होंने पटना हाई कोर्ट में जो है कि इसको चैलेंज किया और इनवैलिडेट कर दिया। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ये दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसने लैंड रिफॉर्म को जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया और इंसर्ट कर दिया 9 शेड्यूल। तो फिर जब देखते हैं शंकरी प्रसाद केस की, यहाँ तो केस हार गए, तो अगला अप्रोच क्या होता है, जब हाई कोर्ट में हम केस हारते हैं तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो शंकरी प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए और उन्होंने चैलेंज किया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उनके जो है वायलेट कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि फंडामेंटल राइट में मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो है कि उनको जो है कि ये तो देखना ही था, एंड ऑल्सो एग्जामिन द प्रोविजन दैट डीपीएसपी में, मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट स्टेट वेलफेयर करती है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ पार्ट सी फंडामेंटल राइट। मीन्स कोई भी वेलफेयरिज्म का काम जो है, जो स्टेट परफॉर्म कर रही है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो टास्क थे। तो उन्होंने देखा कि जो आर्टिकल 13 है, मीन जो हमारा आर्टिकल 13 है, जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया है, तो उसमें जो सेक्शन 1 है वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। मीन्स लॉज लाइक आईपीसी एंड एक्सेट्रा, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हैं। एंड सेक्शन 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मीन्स जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया या और कोई अमेंडमेंट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आर्टिकल 13 के सेक्शन 2 में
जुडिशियल रिव्यू की बात की है, उसमें जो टर्म लॉ है, वो लॉ जो है कि डज नॉट मीन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट मीन्स द ऑर्डिनरी लॉ। मीन्स जो है कि आर्टिकल 13(2) में जो लॉ मेंशन है, वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन नहीं करता है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये रूल किया कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रूल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब टर्म जो मेंशन है आर्टिकल 13(2) में लॉ, वो एक ऑर्डिनरी लॉ है। शंकरी प्रसाद जी अपना केस हार जाते हैं। देन जो है नेक्स्ट केस है जो, वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 17th अमेंडमेंट मीन 17th अमेंडमेंट से 44 स्टैट्यूट जो है कि 9th शेड्यूल में और ऐड किए, और इसने जो है कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया हाई कोर्ट को रिव्यू दी लॉज। मीन जो इसमें स्टैट्यूट थे, इन लॉ को जो है कि ऐड किया 9th शेड्यूल में, और उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया कि हाई कोर्ट जो है इन लॉज को रिव्यू नहीं कर सकता है। देन आर्टिकल जो 226 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो सज्जन सिंह जी चैलेंज दिस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट कि इट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो देन इन द सुप्रीम कोर्ट में 5 बेंच जज बैठते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि ये जो है कि एक इंसिडेंटल इम्पैक्ट है। मीन्स जो है कि जो भी जुडिशियल पावर जो है हाई कोर्ट की इम्पैक्ट हुई है इन स्टैट्यूट की वजह से, मीन्स जो कि 17th अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, वो कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है हाई कोर्ट पे, ये एक इंसिडेंटल फिनोमिना है। मीन्स ये इंसिडेंटल है सिर्फ, मीन्स एक तरह का टेम्परेरी नेचर। मीन्स जो है कि इन लॉ को वो रिव्यू नहीं कर सकते हैं। देन जो है कि लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड तो कर दिया, जो 5 बेंच जज बैठे थे उन्होंने ये हेल्ड कर दिया। बट उसके बाद क्या होता है कि दो जजेस जो है कि ये देखते हैं, वो डाउट करते हैं कि दैट द करेक्टनेस ऑफ द व्यू टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी शंकरी प्रसाद केस। मीन्स उन्हें ये लगता है कि नहीं, कुछ तो गलती हुई है, तो वो डाउट करते हैं। जो शंकरी प्रसाद केस था, शंकरी प्रसाद केस में जो उन्होंने किया था कि 13(2) में जो लॉ वर्ड है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं है, वो ऑर्डिनरी लॉ कहता है। तो यहाँ पे ये डाउट हुआ, तो यहीं से जो है कि बात हमारी होना शुरू हो जाती है कि जो है कि सज्जन सिंह केस जो है कि सोड द सीड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमारे जो है कि जुडिशरी को लगा कि नहीं, कुछ तो चीज़ें हैं जो जो हम जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चेंज करने दे सकते हैं। यहाँ से जो है कि फिर बात होना शुरू हो गई कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देन हम देखते हैं अगला केस जो है, अगले केस में क्या हुआ। देन इन द नेक्स्ट केस दैट इज द गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस इन 1967। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने भी अपनी जो है कि बहुत सारी जमीन जो है कि लैंड रिफॉर्म की वजह से खो दी, तो इन्होंने चैलेंज किए लैंड रिफॉर्म्स को इन दी कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो जुडिशरी जो है कि रिव्यू कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, पार्लियामेंट इन दिस रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूस 2 अमेंडमेंट, एक 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 एंड 25th अमेंडमेंट, and these 2 amendments inserted the provisions of आर्टिकल 13(4) एंड आर्टिकल 368(3) एंड 25th ने ये वाला प्रोविजन 31C। आइए देखते हैं कि ये प्रोविजंस कहते क्या हैं। तो आर्टिकल 13(4) कहता है कि इट सेज दैट द जुडिशियल रिव्यू विल नॉट अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मीन्स पार्लियामेंट में आर्टिकल 13 के सेक्शन 4 में यही ऐड कर दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अप्लाई ही नहीं होगा। एंड एक और प्रोविजन ऐड किया जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 368, उसके सेक्शन 3 में कि सेज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मीन्स जो भी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो है कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं आएंगे। एंड 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने किया इंसर्ट आर्टिकल 31 के एक क्लॉज 3 को। मीन्स इसमें जो है कि आर्टिकल 31C में क्या बोला गया कि एनी लॉ दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड प्रोविजन ऑफ 39B एंड 39C will not be questioned on the ground of violation of article 14, 19 and 21। मीन्स कोई भी आर्टिकल जो कोई भी लॉ जो है कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है फॉर 39B एंड 39C, जो कि हमारा DPSP है, जो वेलफेयर से रिलेटेड बातें करता है, विल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ 14, 19 एंड 21। मतलब इन आर्टिकल में मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में एंड राइट टू लाइफ, इनके बेसिस पे वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे भी जो है कि गोलकनाथ अपना केस हार गए। कहते हैं केशवानंद भारती जी, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस के बारे में तो सभी ने सुना है। इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया।
मीन्स 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और जिससे इनकी सारी लैंड खो गई थी 29th अमेंडमेंट एक्ट। इन तीनों एक्ट को जो है कि इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज अमेंडमेंट आर वैलिड, मतलब ये अमेंडमेंट तो वैलिड है एक्सेप्ट फॉर द क्लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट द जुडिशियल रिव्यू। मीन्स जो है कि जो जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज है कि मीन्स कोर्ट जो है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है कोई भी अमेंडमेंट को, वो चीजें गलत है। एंड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट नलिफाइड द गोलकनाथ जजमेंट, मीन्स गोलकनाथ जजमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया। एंड जो है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बट कैन नॉट अल्टर इट, मीन्स उसे बदल नहीं सकती है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज एंड पार्लियामेंट कैन नॉट डिफेस द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो है कि रूलिंग आ गई कि जो है कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस पार्लियामेंट इंसर्टिंग द आर्टिकल में आर्टिकल 368 में सेक्शन 4 और 5 इंसर्ट कर दिया और क्या कहा कि सेज दैट नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स कोई भी अमेंडमेंट हम कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन ही नहीं किया जाना चाहिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड पांचवा जो है कि इसमें जो है कि सेक्शन ऐड कर दिया दैट नो लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स कि हम पार्लियामेंट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। देन आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देन इन दी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिल ओनर होते हैं ये जाते हैं कोर्ट के पास कोर्टिंग हिज राइट टू प्रॉपर्टी, मीन्स इनका भी जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ। देन सुप्रीम कोर्ट रूल करती है कि जो आर्टिकल इंसर्ट किए थे केशवानंद भारती के केस में, जो आर्टिकल 368 में सेक्शन 4 और 5 उसको जो है कि नलीफाई कर दिया एंड कॉल्ड देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स कि उस जजमेंट को जो है कि पार्लियामेंट के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए ये आर्टिकल के प्रोविजन रिमूव कर दिए। देन जो है कि देखते हैं वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में क्या होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है दैट एनी लॉ दैट इज प्लेस इन द 9th शेड्यूल आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट दैट इज दिस डेट 24 अप्रैल 1973 कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी। मीन्स अब तक क्या था कि पार्लियामेंट जो है कि यहाँ तक जो है कि ऐड करते जा रहे थे कि हम जो है कि रिव्यू नहीं करने देंगे 368 के सेक्शन 4, 368 के सेक्शन 5 में, और फिर जो है कि मिनर्वा मिल्स केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया। देन इन वमन राव केस सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि कोई भी लॉ प्लेस हुआ है 9th शेड्यूल में जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू से, वो इस डेट से पहले मीन्स 24 अप्रैल 1973 से पहले है तो उसको नहीं रिव्यू करेगी, बट लेटर ऑन जितने भी हैं वो रिव्यू बाय जुडिशरी होगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007, यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रूल करती है दैट एनी लॉ दैट पुट इन द 9th शेड्यूल हैज टू पास द गोल्डन ट्रायंगल टेस्ट। मीन्स जो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर्टिकल है इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। अगर इस टेस्ट को पास कर रहा है कोई लॉ तभी जो है कि वो पास होगा, और अगर कोई लॉ इफ एनी लॉ वायलेट द गोल्डन ट्रायंगल टेस्ट देन इट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मीन्स राइट टू इक्वलिटी को है ना, और राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अगर इनको कोई भी लॉ जो है वायलेट कर रहा है तो वो लॉ जो है कि नहीं पास हो सकता है। सो इस केस जजमेंट पे आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया। और यहाँ पे एक हम नोट देख लेते हैं दैट वंस द आर्टिकल 32, मतलब कोई भी वृत अगर इन्वोक किया जा रहा है देन 9th शेड्यूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। मीन्स जो कि जो सर्टेन प्रोविजंस है जुडिशियल रिव्यू के आउटसाइड परव्यू करने के लिए वो जो है कि वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जहाँ पे वृत अप्लाई होगी। सो इस तरह हमने देखा बहुत ही ब्रीफली तरीके से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन इन केसेस के थ्रू कैसे कैसे हुआ। तो हमने जो है कि ब्रीफली अभी देखा कि मतलब कैसे कैसे हमारे जो है कि जजमेंट्स ने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नींव को रखा। और आप जो है कि सारे केस स्टडीज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन जो है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे और इसी के साथ जो है कि हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई कंटेंट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, ताकि जो मैं और यूजफुल कंटेंट ला सकूं और हम एक वाइडर रीच में पहुंच सकें। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।